ये डिप्लोमेट ऐसी कैसी लैंग्वेज यूज कर सकता है कि इंडिया इज द डार्लिंग ऑफ द वेस्ट? यार आप डिप्लोमेट हो यार, आप एक गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड करते हो, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो दुनिया भर में। ये किस तरह की लैंग्वेजेस हैं जो सर मेरे को समझ में नहीं आती हैं? अनप्रोफेशनल, इनकेपेबल, ठीक है। इसमें करप्शन सर वहां पे आखिर में आता है। मैं बार बार बोलता हूँ करप्शन सबसे आखिर में, इनके पास पहले तो दिमाग इनके अंदर डाले कोई। अच्छा, मैं अब आपका सवाल सही समझ गया, ठीक है। सर कहते हैं बहुत सारे हाथ थे, पर सर किसका हाथ था? तीन पार्टियों का कहते हैं। कहते हैं यहूदियों का भी हाथ था, अमेरिकन का भी हाथ था, इंडियन का भी हाथ था। अब मजे की बात यह है कि इमरान खान के ऊपर जो फॉरेन फंडिंग का केस है, उसके ऊपर फॉरेन फंडिंग, जो उसको फंडिंग आई है वो तीनों जगहों से आई है। अब ये तो सर अल्लाह जाने किसका हाथ था, फंडिंग तो इसको तीनों जगह पे आई है। तो अब अल्लाह जाने किसके हाथ तक। इलेक्शन कमीशन के पेपर ऑनलाइन पड़े में, आप कोई भी गूगल जाके देख सकता है। नाम लिखे हुए, किस तारीख पे पैसे आए, कितने पैसे आए, कौन से बैंक अकाउंट में आए पीटीआई के, सब डिटेल ऑनलाइन पड़ी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक से 1 रुपया नहीं निकाल सकती अगर आईएमएफ साइन ना करे। अच्छा। पता होना दूर की बात है, अब फाइन होते हैं, इजाजत ली जाती है। बताना अलग चीज होती है और इजाजत लेना अलग चीज होती है। ये तो वही बात होगी कि आपकी दुकान है और आप अपनी दुकान से अपनी मर्जी से पैसे भी नहीं ले सकते, और आपके जो कैश काउंटर है उसके ऊपर जो जिससे आपने पैसे उधार लिए वो उन्होंने बंदा बिठाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही सर, है ना? ऐसा ही, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अंबानी को बिजनेस शुरू करना था वो कर ही लेता, ठीक है। जियो, अगर उसके अंदर कौमियत नहीं होती वो वैसे भी करता, वो कमाता। पर फिर उसने इस तरीके से कमाया, वो नई टेक्नोलॉजीज लेके आया। कहते हैं जियो इज द वर्ल्ड एक्सपेंसिव स्टार्टअप। जियो स्टार्ट करने के लिए अंबानी ने $25 बिलियन लगाए, उसके अंदर $25 बिलियन। इंडिया में क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पहले तो 3 टुकड़ों में काटा, ट्रांसमिशन अलग किया, डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर दिया, जनरेशन अलग कर दिया। जनरेशन में सिर्फ एक चाइना जैसों को नहीं दिया, सबको दे दिया। जो 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 बनाना चाहता है बनाए, जो छोटा प्लांट लगाना चाहता है बनाए, जो बड़ा प्लांट बनाना चाहता है वो बनाए। न्यूक्लियर के अलावा जो जो बनाना चाहता है, जैसे बनाना चाहता है बनाए। सर मेरी एक आखिर में एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों से कि मेरा बड़ा मन है आपके साथ एक टॉपिक करूं रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर। दुनिया में बहुत प्रोपागेंडा चल रहा है, प्रोपागेंडा तोड़ना चाहते हैं। अगर दर्शक इंटरेस्टेड होंगे तो हम इस टॉपिक पे फिर हम बात करेंगे पूरा जी। डिटेल में, और सारा प्रोपागेंडा तोड़ेंगे लोगों का, दुनिया का, जो अमेरिका का वेस्ट का चल रहा है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ एक दफा फिर मौजूद हैं देविक कुमार जी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और आज हम इनसे बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग गपशप करने वाले हैं। मेरे ख्याल में आपको बताने से पहले मैं इनका इस्तकबाल करता हूं और फिर आपको टॉपिक भी बताता हूं। तो नमस्कार देविक कुमार जी, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार वाह फ्राम, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ देविक भाई। अच्छा देविक भाई, अच्छा। जो आपने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी चावलों की, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अरबों की वाकई ऐसे ऐसे दिल करने लगा है। अरबों ने बोला है कि जी हमें चावल दो, इंडिया वालों हमारा चावल बंद ना करो। ये खबर आई है बड़ी इंटरेस्टिंग। मैंने कहा वाह जी, देविक भाई ने पहले ही बता दिया था कि अरब जो है वो परेशान हुए बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे अभी ये पाकिस्तानियों को दिखानी चाहिए खबर। जी जी, ये बिल्कुल दिखानी चाहिए। और मैं आपका जो क्लिप है वो दिखाऊंगा पाकिस्तानी को। देखे, यही हमें पहले ही पता चल गया था हमारे देविक भाई को कि अरब जो है वो इसको लेके परेशान है कि इंडिया के चावल क्यों नहीं आ रहे वहां पर। और अब इंडिया के चावल रुकने के साथ साथ पाकिस्तानी जो चावल है उनकी डिमांड कुछ बढ़ी है। कुछ लोगों ने, बिल्कुल कुछ मुल्कों ने बोला कि जी अब इंडिया के चावल क्योंकि नहीं आ रहे, लिहाजा पाकिस्तानी चावल ही मिल जाए हमें। तो बिल्कुल। कैसे इसके बाद थोड़ी सी बात करें, बताएं हमें कि ये क्या स्टोरी है सर। सर देखें, अरबों से तो हमारे पास डिमांड पाकिस्तान के पास इतनी कोई खास नहीं आई है, पर हमारे पास बाकी मुल्कों से अच्छी खासी डिमांड आई है। पाकिस्तान के पास सेला वगैरह की जो दूसरे किस्म है चावल के, उसकी अच्छी खासी डिमांड आई है। ये बात बहुत अच्छी है पाकिस्तान के लिए। बस मैं एक चीज का ख्याल मैं कहूँगा चाहूंगा कि अगर कोई अथॉरिटीज अगर ये वीडियो देख रही है तो मैं बोलूंगा कि एक चीज का ख्याल रखना
इतना ज्यादा भी एक्सपोर्ट ना कर देना कि अपना ही माल वापस इंपोर्ट करना पड़े अपनी आवाम को खिलाने के लिए। ये ऐसे करते हैं, पहले चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, बाद में इंपोर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं भाई इतना बोलूंगा जितनी आपकी जरूरत, जितना आप कर सकते हो वो बिल्कुल करो, दबा के करो। यही तो मौके होते हैं, ऐसे कारोबार ऐसे ही तो होता है। लेकिन इतना भी नहीं कर देना पता चले कि घर में कुछ बचा नहीं है, घर का सारा सामान बेच दिया है, अब बैठ के हम बैठे हुए हैं कि हमने तो बेच दिया, हम खुश हैं, लेकिन खाने को कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं करना है हमें, हम्म। इस चीज का ध्यान रखें। ये चेक एंड बैलेंस होता ही नहीं पाकिस्तान में। ये नहीं देखते कि हमारे पास ये अपने मुल्क की खपत कितनी है, अपने मुल्क की जरूरत कितनी है, और उसको बचा के बाकी को एक्सपोर्ट करे। ये ऐसे तो कभी भी मैंने नहीं देखा कि हमारे यहाँ पर इस चीज को कंट्रोल किया गया हो। आप देखें, गंदम का भी यही हाल होता है कि गंदम भी अफगानिस्तान जा रही है। अगर खाद की बात की जाए तो यूरिया या डीएपी जो है वो भी अफगानिस्तान जा रही है, अपने मुल्क में शॉर्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें तो देखने वाली होती है ना, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं ये देखी जाती सारी चीजें? सर देखें, देखी इसलिए नहीं जाती है क्योंकि उसमें अथॉरिटीज खुद इन्वॉल्व है ना। हम्म। आपको मैं एक बताता हूँ। पाकिस्तान से आपको पता है घास उगा के एक्सपोर्ट की जाती है अरबियों अरबों जी मुल्कों में, ठीक है। जी। दूसरा पाकिस्तान में आपके केपीके में गोश्त की कमी है। गोश्त क्यों महंगा हुआ है पाकिस्तान में? आपका सारा गोश्त जा रहा है, ब्लैक हो रहा है, स्मगल हो रहा है, अफगानिस्तान जा रहा है। ताजिर खुद भेज रहे हैं, ताजिर बोले यार अफगानी हमें ज्यादा पैसे दे रहे हैं, सब छोड़ दें। सर हमारे डॉलर जा रहे हैं, हमारे डॉलर अफगानिस्तान जा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज जब जा रही है तो सर फिर बाकी ये तो फिर नीचे लेवल की बातें हो गई ना। अच्छा, डॉलर भेजने का क्या फायदा होगा? जो यहाँ के लोग हैं, अगर डॉलर अफगानिस्तान भेजते हैं तो उनको क्या फायदा होता है उसका? सर किसका, अफगानियों का क्या फायदा होता है या पाकिस्तानियों का? जो यहाँ से भेज रहा है, अगर मेरे पास एक मिसाल है $1000 है, मैं अफगानिस्तान भेज रहा हूँ, तो मुझे क्या फायदा होगा? सर आप उसको इंटरनेशनल या मार्केट रेट से ज्यादा बेचते हैं ना। जैसे करेंसी एक्सचेंज पे अगर फॉर एग्जांपल 270 रुपए / 14 पैसे, 1 4 पैसे है, तो आप उसे बेचेंगे 272 / 73 रुपए / 1 14 पैसे, 1 4 पैसे। तो आप ब्लैक में बेचते हैं क्योंकि वो एनआईसी लेके थोड़ी हो रहा। हम तो $5 अपने लेने जाएं, अपने ही अकाउंट से निकलवाने जाएं तो हमें एनआईसी दो, फला करो, ढमका करो, उसके बाद 3 दिन बाद आना बैंक में लेने। ये हमारे लिए। लेकिन वो देखें स्मगलर, उनको परवाही नहीं, वो आपके अकाउंटेंट नहीं होते ना, एनआईसी में नहीं चढ़ना आपका, तो वो अफगानियों सॉफ्टवेयर है को बैंक क्या का। फायदा होगा? उनको महंगा डॉलर लेकर क्या फायदा होगा? सर वो डॉलर में फिर ट्रेड करते हैं। दूसरा आप देखें ना, उनको डॉलर का ये फायदा है कि दुनिया में आज तकरीबन 99 मुल्कों की करेंसी डॉलर बैक है, ठीक है। तो जब आपके पास जितने ज्यादा डॉलर होंगे आपकी करेंसी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो आज $1 आपके कितने 72 या 80 अफगानी डॉलर है। और पाकिस्तान में वही $1 आज पाकिस्तान में 272 280 डॉलर है। एक 272 280 रुपए है, हम्म। क्योंकि हमारे पास डॉलर कम है। हमसे ज्यादा डॉलर अफगानिस्तान के पास है और फिर उसकी आबादी भी कम है, तो उसको और फायदा हो जाता है। अगर जितने पाकिस्तान के पास हैं उतने ही अफगानिस्तान के पास हैं तो अफगानिस्तान को उस चीज का फायदा ज्यादा होगा। अच्छा देविक भाई, आपसे पूछूंगा, आजकल जो हिना रबानी खर और शहबाज शरीफ के कुछ जो स्टेटमेंट हैं इंडिया के लिए, वो काफी उसको उसके ऊपर चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी सारे जो लोग हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, इंडिया के लोग भी देख रहे हैं। एक तो उन्होंने बोला है कि जी जो इंडिया है वो वेस्ट की डार्लिंग है। ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? हिना रबानी खर ने बात की है, हालांकि वो भी किसी की डार्लिंग रही है पाकिस्तान के अंदर। माजर के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे ही उनको भी बुलाया जाता है कि वो किसी की डार्लिंग है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने भी जो है, अब आप आखिरी जो हफ्ता है उसका उनकी हुकूमत का, उसके अंदर जो ख्वाहिश का इजहार किया है इंडिया के साथ डायलॉग करने का, मोदी जी के साथ बात करने का। ये सारे जो अब अचानक से कैसे इनको ख्याल आया कि इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए, जबकि दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा इंडिया की तरफ से? ये कैसे आप देख रहे हैं? ये खाली सिर्फ और अ, ऐसे ही दुनिया को दिखाने के लिए कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, ये करना चाह रहे हैं? सर देखें, पहले तो हम शहबाज शरीफ से शुरू करते हैं। उन्होंने बहुत लंबी स्पीच दी, चौड़ी, ये वो अमन होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए। आखिर में घूम फिर के उधर ही आ गए। हम एटमी पावर है,
हमारे बीच में कशीदगी नहीं होनी चाहिए। मुझे हंसी आ जाती है यार कि घूम फिर के एटमी पावर कहाँ से बीच में आ जाता है, मेरे को समझ में नहीं आती ये बात। चले, ये हुई। देखिए हिना रबानी ने जो बात की है वो गलत बात नहीं की है, उनके अल्फाज से ना गलत है। ये बात मैं बोलूँ ना मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि मेरे पास कोई गवर्नमेंट ऑफिस की कोई पोस्ट नहीं है, मैं कोई डिप्लोमेट नहीं हूँ। वो डिप्लोमेट है, वो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। ये डिप्लोमेट ऐसी कैसी लैंग्वेज यूज कर सकता है कि इंडिया इज द डार्लिंग ऑफ द वेस्ट? यार आप डिप्लोमेट हो यार, आप एक गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड करते हो, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो दुनिया भर में। ये किस तरह की लैंग्वेजेस हैं जो सर मेरे को समझ में नहीं आती हैं। अनप्रोफेशनल, इनकेपेबल, ठीक है। इसमें करप्शन सर सबसे आखिर में आता है, मैं बार बार बोलता हूँ करप्शन सबसे आखिर में, इनके पास पहले तो दिमाग इनके अंदर डाले कोई। अच्छा, अब इसमें आपकी जो दूसरी चीज थी कि आखिरी हफ्ते में ऐसी क्यों आ रही है, पहले क्यों नहीं आई? सर इसकी बहुत सारी वजूहत है। पहली चीज तो अब है ना पानी गले से भी ऊपर चला गया। अब है ना ये मुंह तो आपके कवर हो गए, बस नाक कवर होना बाकी, नाक कवर हुई तो सांस बंद, पहली चीज। दूसरी चीज आपका सर आखिरी हफ्ता है, आपने ये एक स्टेटमेंट दे दिया, आप चले जाएंगे, फिर दुनिया भर को बोलेंगे हमने तो कोशिश की थी रिश्ते अच्छे करने की। आईएमएफ को बोलेंगे, वर्ल्ड बैंक, अरबियों को बोलेंगे। आपको पता है अरबियों से हमारे ऊपर कितना प्रेशर है इंडिया के साथ रिश्ते सुधारने का, तो उनको बोलेंगे हमने तो कोशिश की, इंडिया ने जवाब नहीं दिया, हमारी सरकार चली गई, आप आर्मी को बोले हमें वापस लेके आओ। अब ये भी गेम चलती है ना, एक सियासतदान की गेम अलग है, उस तो दूसरी तरफ आईएमएफ की गेम अलग है, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया कि अब देखें 24 घंटे हो गए शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट को, 24 घंटे से ज्यादा ही हो गए हैं जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गए। इंडिया से सर एक बंदे ने भी नहीं बोला, और आप नहीं आया। ऑफिशियल छोड़े, मैंने इंडिया के सारे न्यूज चैनल भी चेक किए, ये खबर आई है पर उसको उठाया नहीं गया, इसके ऊपर बातचीत नहीं की गई है। तो आप देखेंगे ना क्या वैल्यू है इस स्टेटमेंट की। उनको भी पता है कि भाई पहली बात तो तुम जाने वाले हो, पहली चीज। दूसरी चीज तुम्हारे पास पूरी ताकत नहीं है, जिसके पास ताकत है वो जब बोलेंगे तो फिर हम सोचेंगे, उस पर भी हम जवाब देंगे नहीं देंगे पता नहीं, पर हम सोचेंगे जिनके पास ताकत है जब वो बोलेंगे। तीसरी चीज, यार हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमने बहुत सारी चीजें जो हमारी निर्भरता थी तुम्हारे ऊपर वो तो हमने काफी पहले ही खत्म कर दी, लेकिन एक आखिरी निर्भरता जो तुम्हारे ऊपर थी वो थी हमारी रूट की, राहदारी की, वो भी हमने खत्म कर दिया। आईएनएफटी बना दिया, चाबार, आईएनएफटी, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, अब हम हर जगह जाते हैं। तो ये चीज है ना, पाकिस्तान ने इस मामले में अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ियां बहुत ज्यादा मार दी, एक दफा नहीं मारी, बहुत ज्यादा, पैर ही नहीं बचे हैं अब चलने के लिए। अच्छा, अब सर इसके अंदर आते हैं कि इंडिया का और पाकिस्तान का सर रिश्ता क्या है और ये कब बदला, और इसके अंदर अरबियों का क्या ताल्लुक है, ठीक है। आप 2017 पकड़े, पाकिस्तान की इकोनॉमी सर 2016 की एंड तक अच्छा कर रही थी, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, ठीक है, आईएमएफ की भी रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है। 17 से पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरना शुरू होती है। 2017 से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो गिरने के बाद लोन ज्यादा लेना शुरू करती है। 2017 से पाकिस्तान की इकोनॉमी लोन इकोनॉमी बन जाती है, मतलब हम सिर्फ लोनों पे चल रहे हैं। 2017 मतलब पहले भी लोनों पे चलते थे लेकिन 100% लोन पे नहीं थे, खुद भी एक्सपोर्ट करते थे, बनाते थे, टैक्सेशन थी, हर चीज थी, लोड शेडिंग वगैरह कम थी। 2017 से हमने लोन लिया है, दूसरा लोन उतारने के लिए, दूसरा लिया है, तीसरा उतारने के लिए, हमारा ये विशियस साइकिल जो है ना ये शुरू हो गया 2017 से। 2017 से अरबी मुल्क हमसे दूर होना शुरू हो गए। 2017 से हमें अरबी मुल्कों से भी लोन लेने में दिक्कतें शुरू हो गई, ठीक है। अब मैं बता 2017 में क्या हुआ। 2017 में इंडिया अरबी मुल्कों के करीब हुआ। 2017 से पीएम मोदी को अरबी मुल्कों में अवार्ड्स मिलना शुरू हुए, उनके ट्रेड पैक साइन होना शुरू हुए, इंडिया की डीलें होना शुरू हुई, उनके रिश्ते नॉर्मलाइज होना शुरू हुए। और 2017 के बाद ही ओआईसी
अरब लीग ने आर्टिकल 370 को सपोर्ट किया। पाकिस्तान जब ओआईसी में राम मंदिर का लेके गया तो ओआईसी ने इंडिया की साइड लेके राम मंदिर की फेवर की। 2017 के बाद जैसे जितना इंडिया करीब होता जा रहा है, अरबी मुल्कों का रिश्ता पाकिस्तान से उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, कशीदा होता जा रहा है। लोन्स ना देना, मुश्किल से लोन देना। पहले तो होता ना, फोन किया इतने अरब चाहिए आ गए, उसके बाद कहाँ इस्तेमाल करोगे, शर्तें लिखवाना कि 72 घंटे में वापस कर देंगे जब भी हम मांगेंगे, अगर 72 घंटे में वापस नहीं किया तो तुम्हारी कहीं भी प्रॉपर्टी हम पाकिस्तान की हम ले सकते हैं, हमारे नाम हो जाएगी, और अगर नहीं की तो हम आलमी अदालत लेके जाएंगे पाकिस्तान को। ये अरबियों की शर्त थी, सऊदी की शर्त थी। 2017 के बाद जितने भी सऊदी से लोन आए, सऊदी के अरबियों से जितने भी लोन आए, सबके सूद के रेट पहले से बहुत ज्यादा थे। पहले भी सूद पे आते थे लेकिन वो ना होने के बराबर होता था, उसके बाद बहुत ज्यादा हो गए। एक और बहुत चीज सर 2017 में बहुत बड़ी हुई। 2016 के नवंबर में इंडिया ने किया डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, इंडिया के सर नकली नोट कहां छपते थे? पाकिस्तान। डी कंपनी, आपको मैं खबर भेजूंगा, एआरवाई की खबर है, आप उसको लगाइएगा। जावेद खाकानी नाम का एक आदमी था, डीमोनेटाइजेशन के 1 महीने बाद शाहराह फैसल पे उसने 40 माला बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दी कराची में। और जब उसने जान दे दी, उसके घर की तलाशी ली, उसके घर में 4 लाख करोड़ इंडियन रुपीस थे, नकली नोट। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंडिया के नकली नोटों का भी बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, बाय द वे, न्यूज में 40,000 करोड़ आता है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। फिर लोग बोलेंगे नहीं, न्यूज में 40,000 लिखा, आपने 4 लाख कह दिया। तो मैं वो बोल रहा हूं, तो मेरी इंफॉर्मेशन है, न्यूज जो है वो अलग है। ठीक है। आप देखें ना, डीमोनेटाइजेशन के बाद ही सब पाकिस्तान के साथ बुरा हुआ। और पीएम मोदी ने एक चीज भी कही थी, मुझे अभी याद अच्छा, नहीं है उन्होंने। एक जी सवाल मेरे माइंड में आया यहाँ पर, अब मैं आपको जी थोड़ा जी सा जी रोकूंगा। जी 2017 और 18 के दौरान ही आपने बोला था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक जा रही थी, सारा कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। फिर अचानक से हमारे कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने उस हुकूमत को ख़त्म करवाया अदालत के थ्रू। नवाज शरीफ को ख़त्म हुए, उसके बाद में शाहिद खाकान अब्बासी को लाया गया, 1 साल उसने हुकूमत की। बिल्कुल। उसके बाद प्रोजेक्ट इमरान खान लाया गया। तो ये जो पाकिस्तान की एक तरक्की हो रही थी, हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही थी, दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क का एक तासुर जा रहा था, वो यकदम एक तासुर चेंज हो गया। उसमें एस्टेब्लिशमेंट तो हमारी थी ही थी, इसके साथ साथ कोई ऐसा कोई मुल्क भी इसमें इन्वॉल्व था जो चाहता नहीं था कि पाकिस्तान की तरक्की को रोका जाए, और किस तरीके से रोका जाए? आप समझते हैं कि इसमें कोई और भी इस साजिश में शरीक था? नहीं, फिर पाकिस्तानी इमरान खान, हुकूमत। मैं सवाल चेंज कर देता हूँ, इमरान खान को लाने में एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी और का भी हाथ था? अच्छा, मैं अब आपका सवाल सही समझ गया। ठीक है सर, कहते हैं बहुत सारे हाथ थे, पर सर किसका हाथ था? 3 पार्टियों का कहते हैं यहूदियों का भी हाथ था, अमेरिकन का भी हाथ था, इंडियन का भी हाथ था। अब मजे की बात यह है कि इमरान खान के ऊपर जो फॉरेन फंडिंग का केस है, उसके ऊपर फॉरेन फंडिंग, जो उसको फंडिंग आई है वो तीनों जगहों से आई है। अब ये तो सर अल्लाह जाने किसका हाथ था, फंडिंग तो इसको तीनों जगह पे आई है। तो अब अल्लाह जाने किसके हाथ तक। इलेक्शन कमीशन के पेपर ऑनलाइन पड़े में, आप कोई भी गूगल जाके देख सकता है, नाम लिखे हुए, किस तारीख पे पैसे आए, कितने पैसे आए, कौन से बैंक अकाउंट में आए, पीटीआई के सब डिटेल ऑनलाइन पड़ी हुई है। लेकिन अब ये तो सर ऊपर वाले ही बता सकता है किसका आता है, क्योंकि पैसे तीनों से आए। आपको बताओ सर, 2000 नहीं, 1996 की बात है जब पीटीआई शुरू की गई थी। 1996, बाय द वे मैं 1996 की पैदाइश है मेरी। तो 1996 में नायब वक्त जो आपकी अखबार हुआ करती थी, नायब जी। वक्त अखबार में एक आर्टिकल लिखा था जब ये पीटीआई रजिस्टर हुई थी, नई नई पार्टी, कि ये यहूदियों का एजेंट है और यहूदियों की लॉबी से इसको लाया गया है। ये 1996 की नायब वक्त अखबार में ये इमरान खान के बारे में लिखा गया था।
अब सर तीनों का नाम है, अब क्या कह सकते हैं। अब बात रही कि नवाज शरीफ को हटाया, फिर खाकान अब्बासी है, 17 में ही आए थे, 17 के जून जुलाई में जी आए थे और 18 में वो चले गए। फिर इमरान खान आ गया 18 से, मुसल्लत जो हमारे ऊपर हो गए हमारे। लेकिन सर वो हमारे मुल्क में ना ये चलता रहा है, इसका असर जरूर हम्म, पड़ता है पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा था। देखें हम्म, कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपके फंडामेंटल होते हैं, आपके फंडामेंटल खराब हो जी गए ना, आपकी हम्म, पैरेलल इकोनॉमी आप देखें ना सर। चले मैं कहता हूं, अब मेरी खबर को भी छोड़ें, अगर जो एयरवाई हम्म, की न्यूज है 40,000 करोड़ नकली नोट इंडिया हम्म, के, तो ये एक वक्त के थे और वो कब से काम कर रहा था, आप इस चीज का बिल्कुल अंदाजा सही लगाएं। बात, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये पैरेलल इकोनॉमी चलती है, ठीक है। अच्छा वो बिल्कुल असली नोट, आप असली और नकली में फर्क भी नहीं बता सकते बाय द वे, ये भी मैं आपको हम्म, बता दूं, इसीलिए नोटों को हाँ, डिमोनेटाइज किया गया था, तो प्रिंट इसलिए कहाँ पे नोटबंदी होते थे की गई। वो? सर अब ये तो मुझे नहीं पता, होते पाकिस्तान में थे ये मुझे पता है। बंदा पाकिस्तान में था, उसने सुसाइड कराची में किया, शारा फैसल की एक अंडर कंस्ट्रक्शन हम्म, बिल्डिंग से। जावेद खाकानी उसका नाम था। हम्म, अब ये तो पता नहीं उसकी फैक्ट्री उसने कहाँ लगाई है लगाई थी, ये तो मुझे नहीं पता। हम्म, हाँ सही। ये अच्छा कहते हैं फिर ये डी कंपनी का बंदा था, दाऊद इब्राहिम का बंदा था जावेद खाकानी। ये अच्छा भी अच्छा अच्छा, सही। एआरवाई की खबर है, एआरवाई वालों ने ही कहा था। तो अब सर अच्छा, ये सारी चीजें हैं जी जी। जी जी। अच्छा, आगे हम चलेंगे थोड़ा सा। अब खबर एक है कि पाकिस्तान जो अपने असासे बेच रहा है। अभी सुनने में आया है कि एयरपोर्ट भी कुछ जो है वो भी बेच रहा है, उसके साथ साथ सी पोर्ट भी बेच रहा है। कुछ जो हैं हमारे जो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इलेक्ट्रिक के, जैसे फेस्को है, लेस्को है, हेस्को है, इनको भी सेल करने का प्रोग्राम बन रहा है। तो ये सारा कुछ बेच के हमारे पास फिर क्या बचेगा एंड में? फिर हम खाली हाथ हो जाएंगे कि आप कैसे देख रहे हैं? ये बेचने चाहिए एसासे, जो मुल्की एसासे हैं, इनकी इनको सेल करना चाहिए। इस बात की सर, इस सवाल का जवाब मैं इस तरह शुरू करूंगा। मोदी जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, पता नहीं कब का इंटरव्यू, मेरे ख्याल से शायद पीएम बनने का पहले का इंटरव्यू था या पीएम बनने के बाद का है। मुझे कभी मिला तो मैं आपको भेजूंगा, वैसे मुझे कभी मिला नहीं, मैंने एक ही बार देखा, मेरे दिमाग में वो चीज बैठ गई है। उसमें हम्म, उन्होंने कहा था वी विल ब्लीड पाकिस्तान विदाउट फायरिंग अ बुलेट। हम्म, उसका मतलब यही होता है इकोनॉमी की चोट, इकोनॉमिक चोट जी मारना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अब आ जाते हैं हम आपके सवाल के ऊपर, ठीक है। अब आप क्या साफे पे करें, ये तो सर मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जो पिछले साल जो मोदी जी 6 घंटे के लिए यूएई में रुके थे ना, हम्म, और ऐसी मोदी जी के पिछले 9 साल में ऐसी कोई ट्रिप नहीं जिस ट्रिप पे डोवाल साहब उनके साथ ना हो। लेकिन वो G7 से जब यूएई गए तो डोवाल साहब उनके साथ नहीं थे, डोवाल साहब पहले से यूएई में थे। तो वो जब ट्रिप 6 घंटे की बाद होके निकली तो उसके 2 दिन बाद खबर आई कि पाकिस्तान अपने असासे बेचना चाहता है यूएई को। और ये खबर, ये हमारे आपस में भी बात हुई लोगों में कि यार ये अब असासे जाएंगे, पहले यूएई कतर लेगा, सऊदी लेगा, वहां से फिर इंडिया खरीद लेगा, फिर इंडिया के हो जाएंगे ये असासे। ये हमारा एनालिसिस था उस वक्त का। अब अच्छा। हम आ जाते हैं आज की बात पे जी। ये आज से करीब साल से ऊपर हो गया इस बात को, 1.25 साल हो गया इस बात को। अब हम आ जाते हैं आज की बात पे। देखें आज की अगर हम बात करें सर, जो हमारे असासे बिक रहे हैं, पहली चीज, दो चीजें होती है। पहली चीज, दुनिया का हर मुल्क अपने असासे बेचता है, डेवलप कंट्री भी बेचता है, डेवलपिंग कंट्री भी बेचता है, दोनों बेचते हैं। वो बेचते हैं ताकि उनसे आए हुए पैसों से और मजीद डेवलपमेंट की जाए, पहली चीज। दूसरी हम्म, चीज, दूसरा पॉइंट, वो इसीलिए भी बेचते हैं कि प्राइवेट कंपनी के साथ वो मुआहदे में ये भी लिखते हैं कि भाई तुम ये सहूलतें, ये इन जगहों पे इन्वेस्टमेंट लेके आओगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर फ्रांस में एक पोर्ट बिका है, तो फ्रांस गवर्नमेंट कहती है पोर्ट तो तुम्हारा है 25 30 40 साल का लिए, जब जितना भी मुआहदा है, पर इस पोर्ट को तुम मॉडर्नाइज करोगे, ऑटोमेटेड कर दोगे, स्मार्ट पोर्ट बना दोगे, या 5G ले आओगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लेके आ जाओगे। ऐसे मुआहदे होते हैं कि इसको एडवांस करना है इन्वेस्टमेंट करके। तीसरी चीज इसके अंदर सर ये होती है, गवर्नमेंट का काम नहीं है कारोबार करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट, दुनिया की हर गवर्नमेंट जो होती है ना, वो स्ट्रेटेजिक असासे अपने पास रखती है। लेकिन जो असासे आपके स्ट्रेटेजिक नहीं होते ना, वो आपको बेचने पड़ते हैं। वो आप बेच दें तो ज्यादा बेहतर है, गवर्नमेंट का काम नहीं होता।
गवर्नमेंट जितना कमाती है ना उससे उससे ज्यादा प्राइवेट कंपनियां कमाएंगी, और उससे ज्यादा कमा के आपको उससे ज्यादा टैक्स आपको दे देंगी, कॉर्पोरेट टैक्स। तो आप उसको प्राइवेटाइज करें। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, इसके ऊपर अगर हम केस स्टडी में जाएंगे तो वो बिजनेस की क्लास हो जाएगी अगर एग्जाम्पल देने बैठा मैं। लेकिन अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान में सर, पाकिस्तान में अफसोस इस चीज का है कि ये जो बेचे जा रहे हैं वो मजबूरन बेचे जा रहे हैं, वो डेवलपमेंट के खातिर नहीं बेचे जा रहे, वो इसीलिए बेचे जा रहे हैं ताकि हमारे लोन चुके, हमारे मुल्क के कोई माली हालात बेहतर हो, ये इसीलिए बेचे जा रहे हैं। अफसोस इस बात का है। मैं असासों को बेचना बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैंने हमेशा सपोर्ट किया है कि गवर्नमेंट का जो भी असासा अगर लॉस में है तो उसको बेच देना चाहिए, पहली चीज। और जो प्राइवेट भी है वो भी बेच दो, मतलब प्राइवेट कह रहा हूँ, प्रॉफिट में है वो भी बेच दो, जो स्ट्रेटेजिक नहीं है। स्ट्रेटेजिक असासे क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक असासे आपके होते हैं सर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। स्ट्रेटेजिक असासे होते हैं आपकी लैंडलाइन केबल्स, जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन की लैंडलाइन की जो होती है, मोबाइल की नहीं कह रहा, लैंडलाइन की। स्ट्रेटेजिक असासे आपके होते हैं FW, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पाकिस्तान में जो बॉर्डर के रोड्स बनाता है और ये जी आर्मी जी। के कंस्ट्रक्शन करता है, छावनियों की। स्ट्रेटेजिक असासे होते हैं यूरेनियम की खदानें। स्ट्रेटेजिक असासे आपके होते हैं जैसे कि अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन ये मिसाइल सिस्टम, आप डिफेंस हाँ, मिसाइल सिस्टम है। डिफेंस डिफेंस इंडस्ट्रीज आप ले लें, पूरी डिफेंस जी। इंडस्ट्रीज। अच्छा, आपके सवाल में से एक सवाल निकल आया मेरे, कि मैंने ये खबर सुनी थी कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को बोला था कि आपका जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसकी जो है उसको डिफ्यूज किया जाए, या उसकी जो है वो उसको खत्म किया जाए। ऐसी कोई खबर थी बीच में, कुछ आपने भी सुनी थी? बिल्कुल। अगर थी तो इसके ऊपर कोई काम हुआ? पाकिस्तान ने वो मिसाइल अपना जो है वो खत्म कर दिया, या क्या हुआ उसको? नहीं नहीं, मिसाइल तो सर देखिए, पाकिस्तान के पास जो शाहीन 3 है जो 2700 किलोमीटर का है, वो तो है। जी पाकिस्तान कोशिश कर रहा था अब हम इससे भी लंबा चौड़ा बनाए 3500 का, तो पाकिस्तान उसके ऊपर पैसे फूकना चाहता था। तो IMF ने कहा ये तुम्हारे मुल्क के हालात देखें और तुम इन चीजों के ऊपर पैसा फूकना चाहते हो। तो IMF ने उसके ऊपर कहा था, अब उसके ऊपर अमल हुआ नहीं हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि उसके ऊपर तो आगे कोई आईएमएफ को खबर आई नहीं। आईएमएफ को कौन डिक्टेट करता है? आपके ख्याल में उसके पीछे अमेरिका या इसराइल होगा? उन्होंने कहा होगा कि इस पे काम रुकवाएं। 3500 किलोमीटर से कुछ नहीं होता वो। देखें इसराइल इसराइल हिट हो सकता था ना उससे? नहीं, नहीं हो नहीं सकता। होता। नहीं, इसराइल को हिट करने के लिए हमें 4700 किलोमीटर का चाहिए, हम्म, उससे ज्यादा का। सही। लेकिन सर बात वो नहीं, बात ये है कि IMF, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो IMF के पास उस इदारे के पास हकूक है कि वो अपनी तरफ से भी बोल सकता है। काफी सी चीजें, ये नहीं कह रहा सारी, काफी चीजें, ये उनमें से एक था। अच्छा, जैसे आईएमएफ तो डिफेंस, हमारे मेरे ख्याल स्टेट बैंक तक उसकी रसाई हो गई है, कि उसको पता होता है कि जी स्टेट बैंक की क्या इस वक्त सिचुएशन है, कितना स्टेट उसके पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक से 1 रुपया नहीं निकाल सकती अगर IMF साइन ना करे। अच्छा। पता होना दूर की बात है, अब फाइन होते हैं, इजाजत ली जाती है। बताना अलग चीज होती है और इजाजत लेना अलग चीज होती है। ये तो वही बात होगी कि आपकी दुकान है और आप अपनी दुकान से अपनी मर्जी से पैसे भी नहीं ले सकते, और आपके जो कैश काउंटर है उसके ऊपर जो जिससे आपने पैसे उधार लिए वो उन्होंने बंदा बिठाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही सर, है ना? ऐसा ही, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन अब सर इसके अंदर देखे ना, मैं आपको इसके अंदर 3-4 चीजें और ऐड करता हूँ। हम्म, पाकिस्तान की एक भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पाकिस्तान की नहीं है। PTCL यूफोन आपका एतिसलात ओन करता है, टेलीनोर आपका नॉर्वे ओन करता है, जैस आपका इजिप्ट की कोई कंपनी है वो ओन करती है, वियन वगैरह कोई नाम है मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी तो वो वारंट वगैरह तो खत्म हो गए। अब आ जाते हैं आपके बैंकों में, 65% आपकी बैंकें भी बाहर से ओन हुई हुई है। उनकी 65% उनका जो मालिकाना हक है वो बाहर के लोगों का, बाहर के कंपनीज का है, 65% बैंकों का। आपके बाद आपकी पावर में जनरेशन में आ जाते हैं। जनरेशन का हिस्सा सर वो चाइना की उधर मोनोपोली है। अगर आपको याद हो इमरान खान के टाइम पे 144 चाइना की जो पावर प्लांट थे, उन्होंने धमकी दी थी हमारी पेमेंट क्लियर करो नहीं तो हम पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद कर देंगे, सारे पावर प्लांट बंद कर रहे हैं। ये डॉन में बहुत, ये पूरे न्यूज चैनल्स में भी बहुत बड़ी खबर बनी थी। जी। अब ये इधर ही गलती करते हैं, इधर वो काबिलियत की बात है, प्राइवेटाइज करो, लेकिन इसका ये थोड़ी ना कि एक ही बंदे को सारे दे दो भाई। वो कहावत है ना कि एक की टोकरी में सारे अंडे नहीं रखे जाते।
दिमाग से फारिग हैं सर, बस क्या कर सकते हैं ये। तो ये एक चीज हुआ। आपके 5 एयरपोर्ट हैं जो ज्यादातर चलते हैं, उसमें से 3 आपके अहम एयरपोर्ट हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के, वो आपके प्राइवेटाइज हो रहे हैं। आपके 3 पोर्ट हैं 2 शहरों में, गवादर वैसे 40-50 साल के लिए चाइना का है, कराची पोर्ट आप दे रहे हैं, बाकी पीछे क्या बचा आपका, पोर्ट कासिम बचा। और पोर्ट कासिम पे भी आपने 2 बर्थ दुबई को दिए हुए, यूएई के पास पहले से है, डीपी वर्ल्ड के पास है पहले से, वो पता नहीं कब से हैं, 2004-5 से हैं उनके पास 2 बर्थ, 17 या 18 बर्थ हैं उसके अंदर। तो ये चीजें भी हमें देखने वाली हैं। तो सर आप देखें, असासे देने में बुराई नहीं है। मैं जैसे अब इंडिया की बात कर लेते हैं, चलें। मेरे को एक तो इंडिया का एग्जांपल यूं दिमाग में आता है, मैं सोच रहा था कोई यूरोप का एग्जांपल दूं, बार बार इंडिया से हम कंपेयर करते हैं, यूरोप का मेरे पास दिमाग में यूं आया नहीं, ठीक है। अच्छा यूरोप का भी आ गया मेरे पास, ठीक है। यूरोप का भी पेंशन फंड था, तो गवर्नमेंट में इतनी काबिलियत भी नहीं थी, दूसरा वो गवर्नमेंट का इतना काम नहीं था कि वो पेंशन फंड को डिजाइन करे, ऑपरेट करे, मैनेज करे। तो गवर्नमेंट ने टेंडर निकाले, तो गवर्नमेंट ने निकाला कि प्राइवेट कंपनी जो आएगी वो हमारे पेंशन फंड को, जो गवर्नमेंट का होता है, उसे वो डिजाइन करेगी, मैनेज करेगी, ऑपरेट करेगी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर टाटा वाले जीत गए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब वो यूके का पेंशन फंड टाटा कंपनी बनाएगी भी, ऑपरेट भी करेगी, मैनेज भी करेगी। इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में सर जैसे एयरपोर्ट है, इंडिया में जब एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन की बात आई, तो इंडिया में टोटल कोई 3 या 4 कंपनियां एयरपोर्ट में बड़ी। पहले जीएमआर होती थी, अब अदानी है, और एक और कंपनी, उसका नाम मैं भूल गया, उसका भी नाम जी से कुछ शुरू होता है। और अभी सुनने में आया टाटा प्रोजेक्ट्स भी एयरपोर्ट में आ रहा है, वो भी इस लाइन में, इस फील्ड में आ रहे हैं। तो सर अब जब प्राइवेटाइज किए गए, तो जीएमआर वालों के साथ प्राइवेटाइज किया गया, तो उनको बोला गया कि आपको अपडेट करना है, टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहना है। तो आपका जीएमआर के पास बेंगलुरु एयरपोर्ट था 2005-6 में, ठीक है, वो जब नया नया बना था और उनको दिया गया था। आप 5-6 के एयरपोर्ट की तस्वीरें देखें, आज एयरपोर्ट की तस्वीरें देखें, मालिकाना हक उन्हीं के पास है, लेकिन वो इन्वेस्ट करते रहे, जमाने के साथ वो एयरपोर्ट बदल गया। अदानी के पास अभी 6 एयरपोर्ट उन्होंने एक ही बिड में जीते थे। 6 इन्होंने जीते थे, 4 जीएमआर को मिले थे। तो जो 6 एयरपोर्ट अदानी को मिले थे, जो टेंडर में अदानी के साथ शर्तें लगी हैं कि भाई आप ये करेंगे उनके। अच्छा, हर एयरपोर्ट की अलग शर्त है, हर एयरपोर्ट का सर वो भी है ना कि इधर कितना पैसेंजर जी आता है, इधर कितनी जरूरत है। तो टेंडर ऑनलाइन पड़े में, और टेंडर में शर्तें हैं भाई कि जो भी बिड जीतेगा उसको अपने जितने भी हम 25 साल की लीज दे रहे हैं, उस 25 साल की लीज में आपको ये इतनी इन्वेस्टमेंट भी करनी है, ये भी आपको करना है। तो सर वो करते हैं। तो आप शर्तें लगाते हैं इस तरह। इंडिया में आप देखें ना, पोर्ट की कोई भी कंपनी नहीं है, सिर्फ एक अदानी है। तो इंडिया की एक मजबूरी बन जाती है, अब बोलते हैं सारे पोर्ट अदानी को दे दिए, सारे पोर्ट। तो कंपनी एक अदानी है, कोई दूसरी कंपनी होगी तो उसको दे भी देंगे। एयरपोर्ट दिए है ना, एयरपोर्ट भी तो बटे हुए ना, हर चीज बटी हुई है। लेकिन आप अदानी पोर्ट में क्यों दिए, उसका फायदा क्या हुआ? जो गवर्नमेंट के पोर्ट है सर, उधर बड़ी शिप्स नहीं आ सकती, जिनको हम मदर शिप्स कहते हैं ना, जिनके ऊपर 12,000 से ज्यादा कंटेनर, 11,000 से ज्यादा कंटेनर एक एक शिप पे जो होते हैं, वो उन पोर्टों पे नहीं लग सकते, क्योंकि उन पोर्टों की गहराई इतनी नहीं है। उस गहराई के लिए फिर वो गवर्नमेंट को टेंडर निकालना पड़ता है। गवर्नमेंट का आपको प्रोसेस पता है, टेंडर निकलेगा तो 2 महीने लग जाएंगे, इतने में तो शिप पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। अदानी को पोर्ट दिए कि तुम जीरो से पोर्ट बनाओ, पोर्ट बनाने के बाद उनको संभालो भी। तो सर आपको पता है आज के टाइम में अदानी के पास मेरे ख्याल में 12 या 13 पोर्ट हैं इंडिया में, और सिर्फ अदानी के पोर्टों पे बड़ी शिप्स लग सकती है, गवर्नमेंट की किसी भी पोर्ट पे बड़ी शिप नहीं लग सकती। और अदानी, अच्छा अदानी को ये बोला कि तुम्हें जो पोर्ट के हम दे रहे हैं, उसकी शर्त ये है कि तुम्हें ये पोर्ट कनेक्ट करने इंडियन रेलवे से। तो अब इंडियन रेलवे क्या होगी, जैसे मुंद्रा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट से इंडियन रेलवे का फासला 300 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर की जो पटड़ी है वो अदानी ने बिछाई है। तो ये उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, ये अब गवर्नमेंट ने अपने ऊपर खर्चा नहीं लिया, प्राइवेटाइज करके उनको दे दिया। तो प्राइवेटाइजेशन के देखें दुनिया ऐसे फायदे उठाती है।
बिल्कुल आपने सही बात की। इसमें दो चीजें हैं ना, एक तो ये चीज है कि उन्होंने अपनी मर्जी की शराइत रखी है अडानी के साथ, और अपने बिल्कुल फायदा उसने अपने मुल्क के लिए हासिल किया। दूसरा ये कि अडानी कौन है, अडानी भी तो इंडियन है ना, बिल्कुल अडानी कौन सा बाहर से आया। जबकि यहाँ पाकिस्तान में मसला ये है, ना तो इन्होंने अपनी मर्जी की शराइत मनवानी है, और नंबर तो जो कंपनी जो ले रही है ये सारे पोर्ट्स वगैरह या जो भी, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो यूएई की कंपनीज होंगी या बिल्कुल कतर की कंपनीज होंगी। ये फर्क है ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात मेरे जहन से निकल गई, आपने बिल्कुल सही बात की। ये है खतरे की घंटी, जो मैंने शुरू में बात की ना कि हमने 1.5 साल पहले वो डोवाल वाली बात मैंने की। हम्म, ये है खतरे की घंटी। पाकिस्तान में सर कंपनियां हैं भी नहीं। एक हो ना गवर्नमेंट चाहे तो ठीक है, पाकिस्तान के बिजनेसमैन अभी तक वो माइंडसेट से ही नहीं निकले। हमें बस वो गंदम की फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री। भाई थोड़ा इनोवेट सर, हर बिजनेसमैन के ऊपर भी तो ना है वो कितना इनोवेट कर रहा है। ठीक है। भाई मैं इसमें एक फर्क मैं बताऊंगा, यहाँ पे पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है ना, वो नेशनलिस्ट नहीं है, हाँ, वो उन्हें वो कौमियत का, वही बात कह रहा हाँ हूँ, ये वही फर्क है। बात कर रहा हूँ। पर देखिए वही बात कर रहा हूँ, कौमियत की बात होती तो वो फिर इनोवेटिव भी होते हैं। क्योंकि आपको जब आप बोलते हैं ना मुल्क के लिए काम करना है, जैसे देखिए अंबानी को, अगर अंबानी को बिजनेस शुरू करना था वो कर ही लेता। ठीक है। जियो, अगर उसके अंदर कौमियत नहीं होती वो वैसे भी करता, वो कमाता। पर फिर उसने इस तरीके से कमाया, वो नई टेक्नोलॉजीज लेके आया। कहते हैं जियो इज द वर्ल्ड एक्सपेंसिव स्टार्टअप। जियो स्टार्ट करने के लिए अदानी अंबानी ने $25 बिलियन लगाए हैं उसके अंदर, $25 बिलियन सिर्फ हाँ, शुरू करने में। और शुरू करने के बाद कितने लगाए वो उसकी तो गिनती ही आप छोड़ दो। पूरे इंडिया का डिजिटल लैंडस्केप चेंज कर दिया। कहाँ इंडिया में 1 GB का ₹250 का, 250 से आज पता नहीं क्या कुछ रुपए आते हैं, ₹10 से भी कम है, पता नहीं कितना है, मतलब बहुत सस्ता कर दिया। 4G जो दूसरी कंपनियां नकली 4G देती थी, नकली 4G सर इस तरह होता है कि आप 3G के इक्विपमेंट पे आप 4G के वो सॉफ्टवेयर चलाओ और उसको जबरदस्ती 4G पे कन्वर्ट करो, जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में यही हो रहा है, यही हो रहा हाँ, है पाकिस्तान में। अंबानी ने क्या किया, वो 4G के इक्विपमेंट, ओरिजिनल इक्विपमेंट लेके आया, लगाए। और फिर 5G के इक्विपमेंट, अब क्या किया, 5G की इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खरीद ली, तो अब मेड इन इंडिया 5G इक्विपमेंट। पहले अंबानी लाए, अब तो और भी कंपनी आ गई, अब तो पता नहीं 7-8 कंपनी है। शुरुआत अंबानी ने की थी। ठीक है। फॉरेन कंपनीज की सर खत्म हो गई, वोडा ये कितने आपके फॉरेन आपके थे ये इंडिया में, वो खत्म हो गए आपके। अब सिर्फ 3 मोबाइल कंपनी, 27 थी, 27 से अब 3 रह गई है पूरे इंडिया में। आप इसका अंदाजा करें। उसके बाद इंटरनेट आपको, एक तो सस्ता होना अलग चीज होती है, फिर हर जगह पहुंचाना एक अलग चीज होती है। तो अंबानी ने फाइबर ऑप्टिक केबल में भी इन्वेस्ट किया, उसने लाइनों की लाइनें बिछा दी, टावर के टावर बिछाए। ठीक है, ये नेशनलिस्टिक काम है। अभी मैं आपको बताऊं, जियो ने परसों एक वो जियो बुक निकाला, जैसे क्रोम बुक नहीं होता, छोटा लैपटॉप जिसको कहते हैं, जी, जो स्कूलों में इस्तेमाल किया जाता है, ये 10वीं तक, 10वीं 12वीं तक। सर ₹16,500 इंडियन। अच्छा, बड़ी हमारे बात पास है। हमारे पास सेकेंड हैंड भी नहीं मिलता इतना। नहीं मिलता। उसकी जो स्पेसिफिकेशन मैंने देखी ना, उस स्पेसिफिकेशन की, अगर मैं कराची की टेक्नो मार्केट जो होलसेल मार्केट है, इंपोर्टर मार्केट है, उधर सब इंपोर्टर बैठते हैं, उससे सस्ता माल और कहाँ मिलेगा पाकिस्तान में, वहां पर भी नहीं मिलेगा इन पैसों में। तो आप पचास इस चीज साठ से, हजार का थक्के से थका जो हल्का जो आप लेंगे अगर लैपटॉप, वो 50 से 60 हजार का मिलेगा आपको, थका बिल्कुल हुआ। ऐसा, ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। तो आप ये देखें, अब ये नेशनलिस्टिक है ना, वो चाहता था महंगे भी ला सकता था। अब क्या किया कि यार वो चाहता है कि हर किसी के पास इंटर मोबाइल हो, ताकि वो मोबाइल से डिजिटली कनेक्ट हो जाए, डिजिटल सिटीजन बने, डिजिटल यूपीआई तो डिजिटल ये तो डिजिटल वो। जियो ने एक फोन भी निकाला है जो कि पता नहीं कितने 3,500 या 4,000 का है, लेकिन वो 4G 5G फोन है। 3,500 क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो सर 40,000 से तो स्टार्टिंग है। मैं मोबाइल मार्केट में गया, मैंने बोला सबसे सस्ता कौन सा है, बोलते 40,000। मैंने बोला 40,000 सबसे सस्ता फोन है, बोलते हाँ। जी, जो 464 जो हल्के से हल्का जो मोबाइल है वो 40 हजार से स्टार्ट होता है पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं हैरान हो गया, क्यों मैं वही बात है, मैं जाता हूँ 2-2.5 साल बाद लेने। मेरा फोन चलता है में। 2-2.5 साल, तो मैं 2 साल चलता है, 2 साल के बाद मैं क्या 2 साल बाद, मुझे दिमाग में 2 साल पहले के रेट बैठे हुए। मैंने बोला स्टार्टिंग होती होगी 21-22 हजार से, ये 40,000। हम्म,
मैंने बोला ठीक है भाई, ओके, वेरी गुड। मुबारक हो आपको। देखे फिर हमने एयरपोर्ट्स हाँ की जी। बात की, हमने एयरपोर्ट्स की एक बात की, हमने पोर्टों की भी बात की, मैं एक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी आपसे बात करना चाहता हूँ। देखें इंडिया में क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पहले तो 3 टुकड़ों में काटा, ट्रांसमिशन अलग किया, डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर दिया, जनरेशन अलग कर दिया। जनरेशन में सिर्फ एक चाइना जैसों को नहीं दिया, सबको दे दिया। जो 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 बनाना चाहता है बनाए, जो छोटा प्लांट लगाना चाहता है बनाए, जो बड़ा प्लांट बनाना चाहता है वो बनाए। न्यूक्लियर के अलावा जो जो बनाना चाहता है, जैसे बनाना चाहता है बनाए। टाटा देखें, टाटा के डैम भी हैं, टाटा डैम, टाटा के अपने डैम है, टाटा के थर्मल प्लांट भी हैं, तो टाटा के सोलर प्लांट भी हैं, तो टाटा का ये भी है, तो टाटा का वो भी है। अदानी के थर्मल और सोलर प्लांट है। आपके इंडिया में एक ग्रीनको है, उसके हाइब्रिड प्लांट है, मतलब सोलर और विंड एक साथ हैं एक ही जगहों पे। ठीक है, ऐसी बहुत सी कंपनी है इंडिया में प्राइवेट, स्टेरलाइट पावर है और एक टॉरेंट पावर थी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को अलग किया। मैं समझता हूँ सर डेवलपिंग कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन का काम सबसे मुश्किल, सबसे महंगा होता है, जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो प्राइवेट कंपनी को देना चाहिए। क्योंकि ये जो चोरी होते हैं ना, जी जी। बिजली की चोरी, बिल ना देना, ये गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती, प्राइवेट कंपनी संभाल सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन तो प्राइवेट के पास होना चाहिए। ठीक है, आप, अच्छा इंडिया में मीटर आ गए हैं वो कार्ड वाले, आप कार्ड लोड करवा के आते हो कि इस कार्ड में इतने यूनिट लोड कर दो, वो मीटर में लगाएं, तो वो मीटर में वो उतने यूनिट चलेगा, फिर मीटर बंद, फिर आपको प्रीपेड। यूनिट वापस लोड। हाँ, प्रीपेड वो कर दिए। फिर ऑटोमेटिक मीटर लेके आए हैं, फिर वो केबलें सारी नहीं डाली हैं, ट्रांसफार्मर नए डाले हैं। इंडिया में सर अभी भी हैं वो ऊपर वो जो जाले वाले होते हैं और जी वो जो पोल पे ट्रांसफार्मर होते हैं, लेकिन वो अभी आप बड़े शहरों में जाए ना, वो रोडों पे कर दिए, फुटपाथ पे ट्रांसफार्मर है, सारा अंडरग्राउंड काम है, ऊपर छोटा सा इतना सा डब्बा लगा हुआ है। हमारे इधर जैसे पीटीसीएल के डब्बे नहीं लगे हुए, जी जी। कनेक्शन होते हैं कोने कोने पे, ऐसे डब्बे लगे हुए हैं बस। उसके अंदर क्या है, ट्रांसफार्मर है। ये बड़े शहरों में। तो ऐसी बात है, इंडिया इतना बड़ा है तो उसको करने में ये 25 साल का काम है, ये काम है 25 साल का। डेवलप कंट्री सर आप देखें, इंडिया के मसले मसाइल तो खत्म हो जाएंगे 26-27 में, कि बिजली पहुंचानी है, 24 घंटे पहुंचानी है, फलाना, ये जितने भी है, पानी पहुंचाना है, गैस, इसको इंटरनेशनल लेवल पे स्मार्ट कर देना हर चीज, तो वो तो सर आपको 25 साल लगेंगे, वो आप डेवलप कंट्री, वो उनका टारगेट है जो शुरू कर चुके हैं। टीयर 1 सिटीज में सर आपको हमेशा फिर डब्बे मिलेंगे, अभी टीयर 2 में काम कर रहे हैं, टीयर 3 में फिर प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, गवर्नमेंट नहीं कर रही। आप ये देखें, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में अगर आपको टेलीकॉम का टावर लगाना है अपने घर पे, ठीक है, तो आपको इंडिया में आपको सर लगते हैं 3 दिन लगते हैं। 3 दिन में आपको परमिशन मिल जाएगी और आप अपने घर के ऊपर वो टावर लगा दो मोबाइल कंपनी का। पाकिस्तान में 8 महीने लगते हैं, और पैसे उससे 3 गुना ज्यादा। तो और आप इसका अंदाजा लगाएं, ये बिजनेसेस का नुकसान आपको मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान में क्यों नहीं आते, और जो हैं वो क्यों जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में ट्रांसमिशन का मैंने अंदाजा लगाया था, अब आपको पता है, एक तो होती है जो लोग चोरी करते हैं, एक होती है कि जो ये ट्रेवल करती है ना शहरों के बीच में बिजली, तो काफी बिजली आपकी तारों में जाया भी हो जाती है। लाइन लॉसेस जिसे बोलते हैं। लाइन लॉसेस, देखें लाइन लॉसेस को आप खत्म नहीं कर सकते, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में नहीं बनी, लेकिन उसको आप कम से कम कर सकते हैं, कि कम से कम हो। पाकिस्तान को $30 बिलियन सिर्फ ट्रांसमिशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, $30 बिलियन में। और ये ट्रांसमिशन जो है ना, ये क्रिटिकल है। वैसे दुनिया करती है, दुनिया ने क्या किया, ट्रांसमिशन भी प्राइवेट किया हुआ है, इंडिया में भी प्राइवेट है ट्रांसमिशन, कि 4 स्टेट में गवर्नमेंट का है, तो 4 स्टेट में एक कंपनी का है, तो अगले 4 स्टेट में कोई और कंपनी का ट्रांसमिशन है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान ये अपने पास रख ले, जनरेशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेट करे, लेकिन तरीके से करे, उसके अंदर शर्तें डाले कि भाई तुम डिस्ट्रीब्यूशन में शहरों के ऊपर से वायर हटा दोगे, अंडरग्राउंड कर दोगे, स्मार्ट मीटर लेके आओगे। ठीक है, ये 2 चीजें भी कर दे तो बहुत काम हो जाएगा आपका, शहर साफ सुथरे लगेंगे। ये जो तारे बारिश में गिर जाती हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं शौक में, जो बारिश के पानी में, उससे लोग बचेंगे। ये पोल गायब होंगे, पोल सर, पोलो, बिजली के पोलों में एक्सीडेंट कितने होते हैं,
गाड़ियां कैसे बहुत ज्यादा। ठुकती हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया लोग गाड़ी कैसे ठोक देते हैं बिजली के पोल में, पर होते हैं। तो वो मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया। ट्रांसफार्मर गिर जाते हैं गाड़ियों के ऊपर, लोग नीचे गाड़ी खड़ी करते हैं और पोल से ट्रांसफार्मर गिर जाता है। ट्रांसफार्मर फट भी जाता है। हाँ, फट फट वो मुझसे ज्यादा किसको पता है सर, आपको तो पता ही। मैं तो मेरा हफ्ते में 2 दिन लाइट नहीं होती, हफ्ते में मेरा एक दिन ट्रांसफार्मर फटना ही फटना। आज फटा है, आपके सामने है। पिछले हफ्ते भी फटा था, उससे पिछले हफ्ते भी फटा है। मेरा तो समझ से आपका बाहर है। बड़ा नुकसान भी हुआ इसमें, बहुत नुकसान भी हुआ आपका। हाँ, ये जो शुरू शुरू में जो फटा था उसमें तो सर अच्छा, तौबा आप है। अब देखें, हम हर चीज डिस्कस कर रहे हैं। हमारा अगर चैनल कोई पाकिस्तान का गवर्नमेंट देखे या हमारा ऑफिशियल देखे, तो बहुत सारे मसाइल का जो हल है वो आप हमें बता देते हैं कि आप बड़ी डिटेल के साथ सारी चीजों का अहाता करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। आज देखें, हमने बहुत बहुत सारी चीजों के मसाइल भी डिस्कस किए और उनका हल भी। ये मेरे ख्याल में बाकी लोग तो सारे मेरे ख्याल में करते हैं कि ये मसले बताते हैं कि पाकिस्तान में ये भी मसला है, पाकिस्तान में ये वो भी मसला है। लेकिन हम मसले के साथ साथ उसका हल भी बताते हैं कि अगर पाकिस्तान में ये मसला है तो इसको कैसे हल किया जाना चाहिए। मैं तो दुआ ही करता हूँ कि ये हमारा चैनल कोई शहबाज शरीफ देख ले, या कोई हमारा जो कोई मिनिस्टर वगैरह है हमारे चैनल को सर देख ले। मैं जी। आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जी। लाइन लॉसेस का सर एक और जो वजह है ना, वो वजह ये है, बिजली पता नहीं कौन से सूबे में बन रही है, उस बिजली को आप भेज किसी और सूबे में रहे हैं। हम्म। तो आप डिस्टेंस ट्रेवल ना करवाएं। इंडिया में अब क्या, ऐसे ही है। इंडिया में अब क्या किया जा रहा है, वो अब इंडिया इतना बड़ा है कि इंडिया में एक एक सूबे का काम नहीं कर सकते, तो इंडिया में क्या किया जा रहा है, 3-3 सूबे का पॉकेट बनाया हुआ है। 3 सूबों में एक ट्रांसमिशन लाइन चलेगी, 3 सूबों में एक ट्रांसमिशन लाइन चलेगी। उस ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर जनरेशन जो होगी, जहां से बिजली आएगी, वो प्लांट भी उन्हीं 3 सूबों में होंगे। हम्म। ये नहीं कि फिर वो किसी और सूबे से उसके अंदर बिजली आ रही है। तो वो क्या है, बिजली के लाइन एक तो पहले आप मॉडर्नाइज करते हैं। अभी हिटाची को कॉन्ट्रैक्ट दिया $27 बिलियन का इंडिया ने। गवर्नमेंट लाइनों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट का तो पता ही नहीं चलता, बहुत कम न्यूज आती है। प्राइवेट का गवर्नमेंट की जो लाइनें थी उसका $27 बिलियन का हिटाची को दिया है कि ये सारे ट्रांसफार्मर और ये वायरें और ये सारी खत्म करके नए लगाओ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, और सारा वो कंप्यूटराइज। ये पाकिस्तान की तरह नहीं, लाइनमैन जा रहे हैं तो चेक कर रहे हैं, तो वो सारा कंप्यूटर के ऊपर। मसला पता चलेगा तो ही लाइनमैन जाएगा। ऐसे नहीं कि लाइनमैन जाएगा, मसला पता करके फिर आके बताएगा ये मसला हुआ है, फिर हमारे दूसरा हुआ नहीं बंदा मसला। जाएगा। भाई, हमारे मसला हुआ था 5-6 माह पहले, आपको पता ही है। मेरे ख्याल 2 या 3 दिन हमारी लाइट बंद रही है पूरे मुल्क की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी, तो ऐसे तो हमें आपकी बिल्कुल अच्छी तजवीज़ है कि इसको छोटे-छोटे सेक्टर में डिवाइड कर देना चाहिए, जो हमारी जनरेट होती है बिजली। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा से बिजली आ रही है और कराची को जा रही है इतनी दूर से, ऐसा हज़ारों किलोमीटर जाके। तो इसको डिवाइड कर देना चाहिए कि अगर सिंध के अंदर जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो सिंध को मिले। जो पंजाब के अंदर अगर हो रही है, जैसे सोलर पावर है या दूसरे ग्रिड स्टेशन है, तो पंजाब के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसी तरह हर सूबे की अपनी-अपनी वो होनी चाहिए। इसमें एक और चीज भी है। बलूचिस्तान में बिजली की इतनी खपत नहीं है, पर बलूचिस्तान बिजली बहुत बना सकता है, उसके पास जगह बहुत है। तो वो एक्सपोर्ट कर सकता है सिंध को और केपीके को। वो उसके लिए आसान है, पंजाब उसके लिए आसान नहीं है। पंजाब को सिंध एक्सपोर्ट कर सकता है, सिंध के पास भी जगह बहुत है, पंजाब के पास जगह कम है। पंजाब साइज में सबसे छोटा है और उसकी आबादी सबसे ज्यादा है। उसके पास इतनी जगह नहीं है जहां पर वो इतने प्लांट लगाए तो फना करे ढमका करे। दूसरा, पंजाब में सर बिजली बनाना एक तरीके से मुश्किल भी है, क्योंकि पंजाब में ना कोयले की खदानें हैं, ना गैस के हुँ, भंडार है। ठीक है, हुँ। सोलर के लिए आपको जगह चाहिए, विंड के लिए भी आपको जगह चाहिए। सोलर के लिए भाई वैसे जगह है तो सही है, जो चोलिस्तान है हमारा, वहाँ पर बहुत सारे लग सकते हैं सोलर। मैं सर पूरे पंजाब के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत जगह है, ऐसे मैं नहीं कह रहा। हुँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर पंजाब की खपत पूरी करनी है तो हुँ, पंजाब की खपत बिजली की बहुत है, तो आपको पंजाब को तो बिजली लेनी पड़ेगी। लेकिन वो बिजली भी हुँ, सोच समझ के लो ना, सिंध से लो ना बिजली। वो लेंगे आजाद कश्मीर में, वो पता नहीं कहाँ पे ऊपर फिर लाइनें आके बिजली का दे रही है नीचे रहीम यार खान में। अबे भाई, हुँ, सखर लाड़काना के जो प्लांट या घोटकी में प्लांट लगे हैं, इनसे जाके लो बिजली। हुँ, लाइन लॉसेस भी कम होंगे। हुँ, और आप अच्छा, जब सूबा एक्सपोर्ट करता है दूसरे सूबे को, तो सिंध, पंजाब गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को पैसे देगी, हुँ, टैक्सेस मिलेंगे, सेल्स टैक्स मिलेगा। तो इस तरह सिंध गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। हुँ। तो ये चीज है। अच्छा, आप आपकी बात पे आते हैं कि ये कोई देख ले तो उनको कोई अक्ल आ जाए।
सर 4 साल से 4 साल कह रहा हूँ, ये मीडिया पे आने से पहले आखिरी 4 साल सब करके देख लिया, किसी बंदे ने मेरी मेल तक नहीं खोली है। आपने ट्राई किया था? अरे सर किसके साथ नहीं किया वो बताए, हमने तो ये इस यहाँ मुल्क का तक। अलमी है, ये इस मुल्क का अलमिया है कि जो बंदा इस मुल्क के लिए काम करना चाहता है, जो इस मुल्क के लिए सर्व करना चाहता है, उसको वो सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं, उसकी एफर्ट, वो क्या एफर्ट करना चाह रहा है, इस मुल्क को कहाँ पर लेके जाना चाह रहा है। तो ये जाया, देखे ना, ये हीरो को जाया कर रहे हैं। आप जैसे जो ब्रिलियंट मैं समझता हूँ कि लोग हैं जो इस मुल्क को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें मेरे ख्याल में इस मुल्क को तरक्की के लिए जरूरत ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं कि ये मुल्क तरक्की करे। मैं सीधे लफ्जों में यही बोलूंगा। बिल्कुल सर। सर मेरी एक आखिर में एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों से कि मेरा बड़ा मन है आपके साथ एक टॉपिक करूं रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर। दुनिया में बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है, प्रोपेगेंडा तोड़ना चाहते हैं। अगर दर्शक इंटरेस्टेड होंगे तो हम इस टॉपिक पे फिर हम बात करेंगे पूरा जी, डिटेल में, और सारा प्रोपेगेंडा तोड़ेंगे लोगों का, दुनिया का, जो अमेरिका का वेस्ट का चल रहा है। चले, हमारे जो देखने वाले हैं, दिवेक भाई ने जैसे यहाँ पर बताया है कि हम रशिया यूक्रेन वार के ऊपर एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि आप इस प्रोग्राम को शौक से देखेंगे, या हम कुछ इसमें नई बातें आपको बता सकते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर यहाँ पर आप हमें बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आप बहुत शौक से दिवेक भाई को हमारे चैनल पर देखते हैं, बड़े ही आप पसंद करते हैं इनकी बातों को, और हमारे इस प्रोग्राम को सारे दर्शक देखते हैं, कहते हैं कि बार-बार दिवेक भाई को डेली लेके आए। तो हम कोशिश करते हैं कि डेली लेकर आएँ, लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमारी भी बिल्कुल हौसला अफ़ज़ाई होती रहे। तो दिवेक भाई, बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। अगले प्रोग्राम में फिर आपको इनवाइट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नमस्कार। हाफिज। थैंक यू। अल्लाह, नमस्कार।